नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत जी को जोड़िए, फटाफट स्क्रीन पर ले आइए। स्वागत है हेमंत भैया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम गए क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन 26 परिवारों में से जिनके घरों में आज भी मातम है और ये मातम कभी खत्म नहीं होता है। लोग कहते हैं कि जानने वाला चला गया, कुछ दिन में भूल जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी जिनसे जुड़ी है, उनके भीतर का खालीपन कभी समझने की कोशिश कोई करे। कभी गए क्या उस खालीपन को भरने? कहीं गए क्या? नहीं गए। ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ? आप सोच रहे होंगे कि ये बेवक्त शहनाई क्यों? आज क्यों इस बात की चर्चा? प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ और सिर्फ चुनावी भाषण पर फोकस कर और राहुल गांधी जिनके ऊपर सुबह से शाम तक झूठ का कीचड़ फेंक करके उनको उस कीचड़ में गंदा करने की कोशिश होती है, अभी भी चल रही है। अभी भी 1991 वाला बयान लेके निशिकांत दुबे जिसके पास फुल टाइम जॉब एक ही है, गंदगी पैदा करो, झूठ के जरिए डिफेम करो, उसी मिशन में लगे हैं। लेकिन वो शख्स, मुझे एक पुरानी क्लिप इंटरव्यू में मैंने सुना था, याद आ गया और कई बार अक्सर सुनता हूँ। राहुल ने कई बार कहा है कि मुझे पता है मुझे गालियां दोगे, लेकिन मैं अपना काम करता हूं। आप अपना काम करो, गालियां देते रहो, मैं अपना काम करता रहूं। मुझे पॉलिटिशियन मैं हूं ही नहीं। अभी हाल में ही जब संदीप दीक्षित के साथ एक पॉडकास्ट टाइप किया था, प्योर पॉडकास्ट नहीं था, उसमें भी कहा कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं। ये पॉलिटिशियन नहीं वाला राहुल गांधी फिर पता है कहां जा रहा है? उस मिट्टी पर जहां आतंकियों ने हमारे 16 भारतीयों का खून बहाया, जिस मिट्टी को खून से लाल कर दिया था, वहां जाने का प्लान बनाया है राहुल गांधी। और राहुल गांधी के इस पूंछ प्लान से मोदी और शाह के होश उड़। आप आतंक से अपनी संवेदनाओं को संबद्ध कर सकते हो आतंक के पीड़ितों से कभी? हेमंत भाई, दरअसल वो व्यक्ति कर पाता है आतंक के पीड़ित उन मौतों के क्रंदन, जो मौत होती है उसका जो क्रंदन होता है वहां पर, उससे संबद्ध हो कर पाता है जिसने उसको झेला होता है। जाके पांव न फटी विवाही हूं का जाने पीर पर आई। मैं राहुल गांधी का एक क्लिप आपको खाली सुनवाता हूं, फिर पुंछ प्लान पर बात करेंगे, उस पुंछ प्लान पर जिससे दिल्ली में मोदी शाह के होश उड़े हैं। और आशंका तो यहां तक है कि आसमान में भी कुछ मौसम बिगड़ सकता है। वो मौसम बिगड़ने की जो आशंका है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक क्लिप सुनवाता हूं, जरा सुनिए राहुल को। जो आपने सहा है हमने सहा है। मैंने आपको बताया, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता हूं जब मुझे स्कूल में बताया गया कि इंदिरा गांधी जी को 32 गोलियां लगी हैं। मैं भूल नहीं सकता। और वैसे ही हजारों परिवार हैं जिनके घर में फोन आया, पापा शहीद हो गए, चाचा शहीद हो गए। रिश्ता है आपके बीच में, मेरे बीच में, इसलिए मैं खुल के बोल सकता हूं आपके साथ। शुरू में ही ये हालांकि चलाना थोड़ा भारी पड़ता है, क्योंकि ये सुन के कि जो वाकई आता है घर में फोन की पापा शहीद हो गए, पति की शहादत हो गई। हेमंत भाई, प्लान पे आते हैं। ये तो उस संबंध को बताता है ये बयान जो था कि क्यों राहुल इतना ज्यादा भावुक है, क्यों पहलगाम पहुंच गए, क्यों श्रीनगर पहुंच गए, क्यों शुभम द्विवेदी के घर पहुंच गए, क्यों हिमांशी के पास पहुंच गए। ये इसलिए दिख सुनाया था। कुछ प्लान क्या है जिसकी वजह से दिल्ली में खलबली? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए,
ये जो चीज है ना, ये किसको कहते हैं आप, एक नेचुरल कनेक्ट की बात है। जहां भी इस तरह की चीजें होती हैं, जहां भी इस तरह के हादसे होते हैं, आतंकी हादसा हो जो नरसंहार हुआ, या पहलगाम का हादसा हो, या तमाम देश में अलग अलग जगह पर हो, आपको देखेंगे कि आमतौर पर राहुल गांधी नेशनल लीडर होते हुए, एलओपी होते हुए सबसे पहले पहुंचने वालों में होते हैं। लेकिन चूंकि ये डिस्टर्ब्ड एरिया का मामला था, आपको पता है कि जिस तरह का माहौल था 7 से 10 तक, और शेलिंग अक्रॉस द बॉर्डर और सारी चीजें हो रही थी, उसके बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने कल प्लान किया है, उससे पूरी की पूरी दिल्ली की स्टैब्लिशमेंट, खासतौर पर रूलिंग पार्टी की, हिली हुई। और टू दी एक्सटेंट कि यहाँ तक भी चर्चा है कि कहीं उनके चॉपर को वहां जाने की परमिशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने तय कर लिया, तो आपको पता है फिर वो बाई रोड भी जाएंगे, जैसा मर्जी सोच लेते तो जाते। समस्या क्या है कि एक तरफ प्रधानमंत्री ने कल जिस तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश की, बीकानेर के अंदर आपने देखा, और इससे पहले अगर आप देखेंगे 22 तारीख को नरसंहार हुआ था, और उसके 2 दिन बाद राहुल गांधी तो गए थे पहलगांव के अंदर घायलों से मिलने के लिए, तमाम लोगों से, श्रीनगर में उनसे मिलने के लिए, और जो दूसरी जगह पर अनंतनाग में जो घायल दाखिल थे। और मोदी जी उस समय मधुबनी में हिंदी और अंग्रेजी में चेतावनियां दे रहे थे। और उसके बाद भी राहुल गांधी फिर उसके बाद कानपुर गए, इसी नरसंहार के घायल मृतक द्विवेदी के यहाँ पे, शुभम द्विवेदी था शायद उनका नाम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और मोदी जी को भी उस दिन कानपुर जाना था, लेकिन कानपुर का विजिट उन्होंने कैंसिल करते हुए वो केवल मधुबनी में भाषण देके लौट आए। इसमें हमने बात भी की। बेसिकली क्या है कि ये जो चीज है बॉर्डर एरियाज के अंदर जिस तरीके का ये हुआ, और एक अकेला पुंछ में नहीं है, पुंछ में, राजौरी में, केरन में 2-3 जो एरियाज है जहां पर बड़ी हैवी शेलिंग की थी पाकिस्तान ने। तो कुल मिला के आपको ध्यान होगा, ऑफिशियली सरकार ने माना था कि पाकिस्तानी शेलिंग में 16 लोग मारे गए हैं सिविलियंस, और 59 के आसपास घायल थे। तो कोई छोटी संख्या नहीं है। तो आपने एक तरीके देखा, मोदी जी कहीं घायलों का नाम नहीं लेते, कहीं इस तरह का नाम लेते, वो केवल सेना की बहादुरी के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर दहाड़ करके अपना काम पूरा कर लेते हैं। जो उनका काम है, पॉपुलर सेंटीमेंट डेवलप करके, राष्ट्रवाद के पुड़िया फेंक के, और पूरे देश को एकजुट करने की जो उनकी चुनाव के हिसाब से वो तैयारी रहती है। तो यहाँ पर बेसिकली जैसा आपने कहा कि राहुल ना केवल वहां गए, आप देखिए ना, पहले श्रीनगर गए उस दिन 25 अप्रैल को, उसके बाद कानपुर जाके आए, फिर करनाल में हिमांशी के घर जाके आए, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के यहाँ पर। तो ये एक बेसिकली वो सैनिक थे, वो एक सिविलियन था। और ये जो लोग हैं जो पुंछ एरियाज में, ये बॉर्डर एरियाज के लोग, जो बेचारे 24 घंटे पाकिस्तान की जो बदतमीजी है, शेलिंग वाली, फायरिंग वाली, उसके कहीं ना कहीं दायरे में रहते हैं। तो उनको जाकर के एक सॉलिडेरिटी दिखाना, उनका गम बांटना, और उनके जाने से कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ये दबाव भी बनेगा कि इन लोगों की राहत और पुनर्वास के लिए भी मदद की जाए। आपको पता है जब शेलिंग हुई तो बहुत सारे लोगों ने अपने मकान गंवा दिए, किसी के छत टूट गई, किसी का घर ही उड़ गया। तो उसमें मुझे जो आज जब आपके पास आया उससे पहले मैंने बात की, तो उस नुकसान का आकलन किया गया है, उनका थोड़ा बहुत जो भी मुआवजा है वो सरकार देने का जो भी एज पर पॉलिसी है वो होगा। लेकिन मृतकों के लिए कुछ मुआवजा हो जाए, उनके परिवार के बच्चों का कुछ स्थिति हो जाए, तो राहुल के जाने से वो चीज भी बनती है। और आपको ध्यान होगा जब वो कानपुर से वापस लौटे थे तो उन्होंने आते ही दिल्ली में क्या कहा था, शाम को आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब उनके परिवार वालों ने कहा कि आप जाके मोदी जी को कहिए, तो दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परिवार की बात उठाई थी। तो ये जो बेसिकली क्या है कि मोदी जी को काम है सेना की वर्दी पहन के फोटो शूट करके और पूरे देश में पोस्टरबाजी, लहू के अंदर सिंदूर बह रहा है, कभी कहते हैं लहू में मेरे बिजनेस है, कभी कहते हैं लहू में पैसा है, तमाम चीजें कहते रहते हैं, क्योंकि वो उनको जिस तरीके का नैरेटिव उनके भगत सुनना चाहते हैं वो उस तरीके की चीज करते हैं। लेकिन पीड़ितों के घर जाना, खुद जाना और अलग अलग जगह पर जाना, ये कहीं ना कहीं आपकी वो इंसानियत दिखाता है कि मोदी जी कनेक्ट करते हैं भक्तों से डायरेक्ट और राहुल गांधी करते हैं पीड़ितों से डायरेक्ट। कोई भी पीड़ित हो, किसी भी चीज, चाहे किसान आंदोलन कर रहे हो, बहन बेटी आंदोलन कर रही हो, जहां भी कहीं पीड़ा है, जहां कहीं उत्पीड़न है, आपको देखा होगा, राहुल गांधी लगातार वहां पहुंच जाते हैं। और यहां पर जाने के मतलब बेसिकली है कि पाकिस्तान को भी एक मैसेज देना कि भारत में पक्ष और विपक्ष एकजुट है, इस मामले में कोई अलग नहीं है, उसका भी एक मैसेज, क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान है वहां, पता ही आपको। तो ये सारी चीज है बेसिकली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि उसको लड़ना किससे, अपनी प्रायोरिटी क्लियर करनी चाहिए। लड़ना पाकिस्तान से है, लड़ना आतंक से है। और बीजेपी की आईटी सेल क्या करती है, राहुल गांधी को मीर जाफर कह रही है, पता नहीं किस किस तरह के जो विशेषण कहां कहां से निकाल के लाते हैं। दुनिया को बताने गए हुए हैं कि पाकिस्तान के प्रति आतंक, उसका आतंक को पोषित करता है, ये करता है, हमारी सेना की ये है। अपनी और पार्टी मीटिंग आज तक नहीं कर ली ऑपरेशन सिंदूर के बाद।
अपना पार्लियामेंट नहीं बुलाया, दुनिया को बताने चल दिए, देशवासियों को नहीं बता लिया। अब तक भाषणों से बात निकल के आ रही है, लहू में सिंदूर बह रहा है, नसों में सिंदूर बह रहा है, पता नहीं क्या क्या। लेकिन जो ये पीड़ित है बेचारे, इनकी आंसू पोंछने के लिए भी अगर कोई जाता है तो उस चीज का स्वागत किया जाना चाहिए, ना कि उसमें रोडे अटकाने चाहिए बेसिकली। और आपको पता है राहुल को आपने एक बार अगर कोशिश उसने तय कर लिया तो ही विल गो एंड ही विल सर्टेनली रीच देयर, उसमें कोई शक नहीं है, कोई कुछ भी करता रहे। जो ये कल की चीज है ये अच्छी बात है मुझे लगता है, और सबको इस बात पे सॉलिडेरिटी दिखानी चाहिए कि भाई जो पीड़ित है क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के, उनके आंसू पोछे जाने चाहिए, उनका पुनर्वास अच्छे से होना चाहिए, और भविष्य में भी उनके लिए बंकर्स वगैरह की जो भी बॉर्डर एरियाज में व्यवस्था होनी चाहिए वो सरकार की तरफ से हो, ताकि इनका नुकसान ना हो उस तरीके का, और हो तो उसकी भरपाई। इसके पीछे सारा पर्पज ये है। देखिए पुंछ पुंछ अपने आप में पुंछ की पीड़ा सबसे अलग है। वहां कितने बच्चों को, मैं अभी जब आप बोल रहे थे तो मैं कुछ स्टोरीज, क्योंकि बहुत सारी पुंछ की रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ी, और उस दौर में जब सीज फायर की बात चल रही थी तो, और इधर उधर से रिटेलिएशन और एस्केलेशन की बात चल रही थी, तो पुंछ पर कई सारे लोग लिख रहे थे कि कोई तो पुंछ की भी खबर दिखाओ। हमें निजी तौर पर कुछ लोगों के आए संदेश कि पुंछ में भारी नुकसान हो रहा है, लोग वहां पर बहुत दिक्कत में हैं, पुंछ की भी आप लोग क्यों नहीं चर्चा करते हो। उस दौर में ये भी कहा गया, कुछ लोग, हम लोग आपस में कहे कि इस समय में अगर पुंछ का कहीं हम चर्चा करें तो इससे सेना के मनोबल पे ना असर पड़े। बड़ा मतलब हम अपने भीतर भी चल रहे विरोधाभासों को हम दर्शकों के सामने रखते हैं कि हमारे मन में कितना अंतर्द्वंद था। हम ही कई बार विरोधाभासी अपने आप में थे कि हमें दिखाना चाहिए, फिर लगता था कहीं सेना के मनोबल पे असर न पड़े, क्योंकि बाकी गोदी चैनल तो कहाँ-कहाँ बगदाद उगदाद तक पहुंच गए थे कब्जा करते-करते। कराची, लाहौर तो बहुत पीछे छूट गया था। तो उस दौर में, लेकिन पुंछ की रिपोर्टिंग आपको याद होगी, किसी छोटे-छोटे बच्चे, घर में एक कमाने वाला वो मर गया, मतलब ये हालात थे। ये हालात थे। वहां पुंछ में जाना क्या, इस प्रतिनिधिमंडल जो भेजे हैं वो हॉलिडे पैकेज पर विदेश भेजा जा रहा है, क्या मोदी जी को नहीं चाहिए था कि यहाँ पर एक जो है ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजते पुंछ में जा करके, वो उन लोगों से जिनके घर बर्बाद तबाह हो गए, जिनके घर का कमाने वाला चला गया, जिसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, पिता चला गया, किसी बच्चे की माँ चली गई जब दुधमुहा बच्चा था और माँ चली गई पाकिस्तान की सेलिंग में। ये असली जनहानि है, जनहानि, जनहानि। जनहानि पर क्या वहां डेलीगेशन नहीं जाना चाहिए था? उसके तरफ कभी झांका ही नहीं, इसलिए नहीं झांका, उसके भी पीछे मेरे संदेह को बता दूं तब आपसे समझूंगा मैं इस पे। इसलिए नहीं क्योंकि पुंछ अगर पूरा भारत देखेगा ना तो कहेगा अच्छा ये 56 इंच है, इसी के लहू में सिंदूर बह रहा है, वहां 16 मर गए और ये सीज फायर करके बैठ गया। ये सवाल खड़े होंगे कि वहां पाकिस्तान ने हमारे आम निर्दोष नागरिकों को, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, माओ को, पिता को मार डाला सेलिंग करके, हैवी सेलिंग में। और ये 56 इंच है, इसके लहू सिंदूर बहता है, ये सीज फायर वाला। इसलिए नहीं, ये कितना निर्दयी और निष्ठुर राजनीति हो सकती है, कितनी क्रूर हो सकती है, इसका एक एग्जाम्पल है पुंछ। हेमंत भाई, नहीं आशीष भाई देखिए, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखिए डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएशन क्या है। मोदी जी को चाहिए 56 इंच, ब्रावेडो, पाकिस्तान, लाल आंख, भीड़, जनता, रैली, वोट, हर चीज घूम फिर करके वोट पर आनी है। उसके लिए बढ़िया फोटो ऑप्टिक्स होगी, शूटिंग होगी, मोदी मोदी के नारे लगेंगे। लेकिन मूल सवाल देखिए, जो पुंछ के अंदर जो हुआ है वो एक हकीकत है, वो किसी भी संघर्ष के दौरान होती ही है बॉर्डर एरियाज के अंदर। उस सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन दोनों पॉलिटिक्स की ब्रांड में फर्क है। मोदी ब्रेवेडो की पॉलिटिक्स करते हैं, मोदी सेना के नाम पर वोट मांगते हैं। राहुल गांधी कोशिश करते हैं कि आमजन की वोटिंग, वो राजनीति हो, आमजन की पीड़ा को जनता के सामने लाया जाए। मोदी की यूएसपी वो कभी है ही नहीं। कब आपने उनको किसी भी हादसे में किसी पीड़ित के साथ आपने कब देखा मोदी जी को? बता दीजिए, तारीख आपको याद हो, बताइए किसी ने। इतने दिन किसान बैठे रहे, इतने दिन बेटियां बैठी रही, दुनिया भर के आंदोलन देश में होते, किसी एक के साथ मोदी जी को देखा? वो कनेक्ट ही नहीं, उनका काम ही नहीं। उनका तो खेल क्या है, कैमरे के जरिए, वीडियोस के जरिए, फिल्मी डायलॉग्स के जरिए। अब जो कल उन्होंने डायलॉग बाजी की है, क्या ये शोभा देता है? क्या ये वैज्ञानिक पद्धति है? क्या शरीर के अंदर सिंदूर बहने का क्या मतलब है? ये तो कोई एडजेक्टिव भी नहीं है उस तरीके का, कोई मेटाफर भी नहीं है। क्या है ये? बस कुछ भी कहना है
और वो क्या क्या कह चुके हैं अगर मैं आपको बताऊंगा तो दर्शक हैरान रह जाएंगे। क्या क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा है। उन्होंने 29 सितंबर 14 को एक ट्वीट किया, आई वॉज बोर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया, डेमोक्रेसी इज इन माई ब्लड। बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र मेरे खून में है, मैं आजादी में पैदा हुआ। 1 सितंबर 2014 को उन्होंने कहा टोक्यो के अंदर, बीइंग ए गुजराती होने के नाते, कॉमर्स इज इन माई ब्लड, मेरे खून में व्यापार है। इट इज पॉलिसी मेकर्स एंड गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सरकार और नीति निर्धारकों की योजना वो है, जिम्मेदारी है, टू प्रोवाइड एनवायरमेंट फॉर बिजनेसमैन, व्यापारियों को माहौल दिया जाए। ये प्रधानमंत्री जी ने टोक्यो में कहा था 1 सितंबर 2014 को। तो पहले लोकतंत्र था उनके ब्लड में, उसके बाद फिर व्यापार आ गया। उसके बाद फिर उन्होंने फिर तीसरी बात कही, नरेंद्र मोदी, आई वेंट टू टेल फारूक अब्दुल्ला दैट सेक्युलरिज्म इज इन आवर ब्लड, नॉट जस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनके खून के अंदर धर्मनिरपेक्षता भी है। रोज देखते हो आप सुबह से शाम तक, कपड़ों से पहचान लेते हैं, शमशान कब्रिस्तान करते हैं। और उसके बाद इन्होंने 22 मई 2025 को, नॉट ब्लड बट सिंदूर रन्स इन माई वेन्स, मेरी जो खून नसों के अंदर खून नहीं है, गर्म सिंदूर बह रहा है। तो ये इनके खून में पता नहीं क्या क्या बह रहा है, पता नहीं ब्लड है कि रूह अफ़ज़ा है, इसमें क्या क्या है भैया। हाँ, ये अगर इसका सैंपल ले लिया जाए, और इतना रिच ब्लड जो है उसका एक सैंपल भी लेना चाहिए, और मेडिकल साइंस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी उसको वो करने का, कि इसके अंदर डेमोक्रेसी भी है, व्यापार भी है, पैसा भी है, इसके अंदर सिंदूर भी है। और सिंदूर का अगर आप केमिकल फार्मूला पढ़ लें, और उसको हल्के सी कंजम्पशन से भी क्या हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। कल से जितनी ट्रोलिंग उनकी हुई है सोशल मीडिया पे इस पर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको केवल चर्चा में रहना है। मेन स्ट्रीम मीडिया हो, ये हो, मोदी का नाम आना चाहिए, बाकी सारा काम उनका सिस्टम अपने आप कर देगा। हर इंस्टीट्यूशन इज अंडर हाईजेक, जैसा चाहे जिसको जैसे चाहे वैसे ट्विस्ट कर लेते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स बेसिकली पीड़ितों की है, सफरर्स की है। जो भी आदमी है दबा कुचला पीड़ित, मोची से लेकर के पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं, कुलियों के पास पहुंच जाते हैं, सब बढ़ई के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको समझना है, उनको उनके बीच में बैठ करके चीजों को देखना है। मोदी जी ने अपनी यूएसपी वो कभी डेवलप की नहीं। मोदी जी की यूएसपी हाइपर बोल है, बड़बोलापन, अहंकार, मैं। आप बताइए, सारा ऑपरेशन सिंदूर किसने किया? सेना ने किया, मोदी जी ने किया? सेना कहां थी? कल का भाषण सुनिए आप। हाँ। अब कल के भाषण में आप कुछ मत करिए, केवल मोदी जी के मुंह से अपना नाम कितनी बार लिया गया जरा पता करा लीजिए। 16 बार। कल के भाषण 40 मिनट का था, मोदी जी ने अपने मुंह से अपना ही नाम 16 बार लिया। इसको आप आत्ममुक्ता की कौन सी प्रकाष्ठा कहेंगे? नहीं, फिर भी दो कम रह गया, 18 होना चाहिए था। 9 ठिकाने नष्ट हुए थे आतंकियों के, तो कम से कम एक एक ठिकाने पर 2-2 बार तो मोदी गिरता। नहीं, बेसिकली क्या है ना, मोदी जी की यूएसपी ही ये है, उन्होंने अपने आप को एक भक्त मंडली, जो उन्होंने एक ऑरा क्रिएट किया है। अगर किसी से भी कोई सवाल पूछ लो, अब ये जो पूंछ वाले लोग हैं बेचारे, क्या इनको सांत्वना नहीं चाहिए क्या? ये तो भारत पाकिस्तान के सिर्फ बेचारे बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्डर एरिया रेजिडेंट्स, ये तो हर बार पिसते हैं। जब पाकिस्तान के साथ संघर्ष नहीं हो रहा होता, रूटीन में भी पाकिस्तान आपको पता है बहुत बार बदतमीजी करता है बॉर्डर पर, तो ये बेचारे तब भी उसी शेलिंग का शिकार होते हैं। ऐसे ही पंजाब के बॉर्डर एरियाज कई। लेकिन सवाल वो नहीं है, मोदी जी ने कभी अपना उस तरीके का ना तो नजरिया इस्टेब्लिश किया, ना ही अपनी यूएसपी बनाई कि नहीं मैं लोगों के साथ खड़ा, तो नहीं। वो तो आप देखिए ना कि जब राहुल गांधी भी विदेश से आए और मोदी जी भी विदेश से आए, दौरा छोड़ के 22 तारीख को, नरसंहार के बाद 23 को, मोदी जी तो मधुबनी पहुंच गए और राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे। ये प्रायोरिटीज का डिफरेंशिएशन है। लेकिन बड़ा नेता मोदी क्यों है? क्योंकि उनके साथ मीडिया है, और मीडिया सरकार की सुबह से शाम तक जो कीर्तन करता है, और कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो या कोई अपोजिशन हो, उन सबको डिमीन करता है और डिमोलिश भी करता है, उनके किसी नैरेटिव को चलने नहीं देता। वरना तो आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, अगर मोदी जी वास्तव में ये करना चाहते थे तो जैसे ही खत्म हुआ संघर्ष, सीज फायर हुआ, अगले ही दिन उनको जाना चाहिए था। नेक्स्ट डे 10 तारीख को आपका सीज फायर हुआ, 11 को सबसे पहले वहां जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग तब पीड़ा में थे। भाई 16 लोग कोई ऐसा नहीं, 16 लोग मरे हैं, 16 परिवार बर्बाद हुए थे, 59 लोग घायल भी थे। और मोदी जी के जाने से एक सॉलिडारिटी का एग्जाम्पल जाता, एक उदाहरण जाता। लेकिन मोदी जी ऑप्टेड अदरवाइज। वो अपने मधुबनी पहुंचे, वो अपने कल बीकानेर में भाषण दे रहे थे, और क्या कह रहे थे कि पिछले ऑपरेशन बालाकोट के बाद भी मेरा पहली रैली यहीं पे थी। अपनी रैलियां गिनवा रहे हैं।
उस समय भी बैकड्रॉप में सारे शहीदों के फोटो लगे हुए थे। अगर आपको याद दिलाऊं, 1999 में जो अटल जी थे, तो कारगिल विजय के बाद हाँ, उनकी वेद प्रकाश तमाम मलिक साहब। बीजेपी ने तमाम देश के अंदर इस तरह का जो अब चल रहा है ना, वही सब कर दिया था। लेकिन वीपी मलिक ने कहा कि सेना कोई पॉलिटिकल मीन्स सिक्योर करने की चीज नहीं है। रातों रात वो सारे पोस्टर हट गए। और मोदी जी, ताकि पोस्टरों में ताजगी रहे, जैसे ही ये हुआ, अगले दिन आदमपुर बेस पर जाकर के बाकायदा शूटिंग करके आए। बैकड्रॉप में S-400 थी, MiG-29 थे, अलग अलग एंगल से फौजी थे। सुबह 11:30 बजे फोटो आया और 3:30 बजे भाषण आया एडिट होकर के, ताकि किसी फ्रेम में कोई समस्या ना रह जाए। तो प्रधानमंत्री ने अपनी यूएसपी वो बढ़ाई, सैनिकों से कनेक्ट के नाम पर पूरे देश के लिए वो सामग्री जुटा रहे थे भाजपा की, ताकि आगे आने वाले दौर में राष्ट्रवाद को, पाकिस्तान को, किसको, बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान को सबक सिखाया सेना ने, लेकिन थोड़ा सा कभी चाइना पे भी बोल देते। जो उन्होंने जो किया गैलवान के अंदर, जो बाकी जगह पे जिस तरीके से जो हमारी काउंटी, नई काउंटीज बना रहे हैं, जो हमारे एरियाज के नाम बदल देते हैं, कभी आपने चाइना का नाम प्रधानमंत्री के मुंह से सुना है क्या? तो वहां वो राष्ट्रवाद कहां चला जाता है? या वो सिंदूर केवल पाकिस्तान स्पेसिफिक ही है? ये तो सवाल पूछना पड़ेगा ना। जब गैलवान के अंदर शहीद हुए हैं, वो भी तो हमारे देश के सैनिक थे भाई, एक कर्नल भी थे उनके। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री के मुंह से तो कभी चाइना के खिलाफ तो लाल आंख नहीं दिखाई दी आज तक भी। और जयशंकर ने साफ बता दिया कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, आप क्या चाहते हैं, मैं उनसे लड़ाई ले लूं। तो ये राष्ट्रवाद है। ये दिक्कत क्या है आशीष भाई, इसको अगर थोड़ा सा आप समझेंगे ना, आज की तारीख में मोदी जी कुछ भी कहते घूमते रहे। हकीकत यह है कि उनके पास चंद सवालों के जवाब नहीं है, और मेरी और आपकी आदत खराब है, हम तो वो सवाल पूछेंगे जरूर। पहला सवाल यह था कि पहलगांव के अंदर बॉर्डर से 150-200 किलोमीटर तक हथियार लेकर के वो आतंकी कैसे पहुंच गए? वहां की सुरक्षा कहाँ थी? खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? उसके बाद वो आज 1 महीना 1 दिन हो गया, वो क्यों नहीं पकड़े गए, जिन्होंने जो असली नरसंहार जिन्होंने किया था? इन सवाल, आज आपने, जब भारतीय सेना का अपर हैंड था कंप्लीटली, और पाकिस्तान सेना घुटनों पे थी 10 तारीख को सुबह, जब हमने उनके स्ट्राइक किए जो सारे एयरपोर्ट और ये जो थे, उसके बाद आपने एकाएक ट्रंप के कहने से, कोट अनकोट कह रहा हूं मैं, कोई कुछ भी कहता रहे, ट्रंप ने पहले ट्वीट किया, इसका मतलब साफ है, कोई मना करे इसका मतलब ट्रंप वाज ए पार्टी टू द डिसीजन। ट्रंप ने पहले, वो बाद में करते कोई फर्क नहीं, दावे दुवे करते रहते, उन्होंने 5:33 में सबसे पहले खबर बनाई हाँ, सीज फायर की। बताया तो आप ही। कोई भी कुछ कहते हैं, आपने क्यों किया सीज फायर, किन हालात में किया, जब पाकिस्तान को आप घुटनों पर ला सकते थे? और पाकिस्तान का आपने भाषण में कल कहा कि पाकिस्तान ने चूंकि प्रॉमिस किया कि आगे से हम आतंक को प्रश्रय नहीं देंगे, तब हम माने। अरे वो तो रिटर्न समझौते नहीं मानता पाकिस्तान, जबानी जमा खर्च क्या चीज होती है? तो आपके पास पाकिस्तान को घुटनों पे सेना ने ला दिया था, आपको तो उसको एनकैश करना था, आप वो भी नहीं कर पाए। और आपने सीज फायर क्यों किया, बताइए देश को। तो ये वो सवाल है जिनके मोदी जी के पास जवाब नहीं है। इसीलिए खून में कभी सिंदूर बहता है, कभी व्यापार बहता है, कभी पैसा बहता है, कभी डेमोक्रेसी बहती है, कभी सेक्युलरिज्म बहता है, लेकिन उस खून में सबसे जरूरी चीज है मानवता बहनी चाहिए, प्यार प्रेम बहना चाहिए, सौहार्द बहना चाहिए, विभाजन नहीं बहना चाहिए। आप कहते हो सेक्युलरिज्म बहता है, और सुबह से शाम तक आप क्या हिंदू मुस्लिम आपकी पार्टी और आपका सारा इकोसिस्टम करता है। मोदी जी, अब तो 11 साल हो गए, अब तो जाग जाना चाहिए कम से कम। अब तो देश की एकजुटता के लिए काम कीजिए। अब तो आप इतिहास में एक बेहतर व्यक्ति के तौर पर अपना नाम दर्ज कराए। आपका संगठन चाहे जैसा हो, 100 साल से जो भी वो कर रहे हैं, कम से कम आप तो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक अलग उस पर पायदान पे खड़ा कर सकते हैं। और दुनिया भर में जो आपने अभी तक करते घूम रहे थे, वर्ल्ड लीडर वार रुकवा दी, अपने हालत देख लीजिए क्या, पूरी दुनिया में कोई नाम लेवा नहीं बचा आपका। जब आपको जरूरत पड़ी, कहाँ G20, कहाँ G7, कहाँ क्वाड, कहाँ ब्रिक्स, कोई नाम लेने वाला बचा? आप नौटंकियां करते फिर थे पूरी दिल्ली को अपने फोटो से, पोस्टर से। आज भी आपको दिल्ली में मिल जाएगा तमाम जगह फोटो G20। क्या हासिल हुआ देश को? रूटीन की मीटिंग थी, 2 दिन में होकर चले जाती है। हमारे यहाँ बतेरे शानदार होटल है, बहुत वेन्यू है, सारी बात है, लेकिन चूंकि मोदी जी को तो इवेंट क्रिएट कोई नहीं, और वो आपको पता है 1 साल पोस्टपोन करवाया गया था। G20 हमारे पास पहले आना था, 1 साल जान के उसको पोस्टपोन कराया, क्योंकि चुनाव के अंदर मोदी जी को वर्ल्ड लीडर दिखाना। तो ये जो इस तरह की चीजें है ना, बेसिकली मोदी जी की भक्त मंडली उनके आवामंडल से प्रभावित होगी। उसका मतलब ये नहीं है कि हम एज ए जर्नलिस्ट सवाल पूछना बंद कर दे। हमारा जो काम है सवाल पूछना। राहुल गांधी गलत करेंगे, उनसे भी सवाल जवाब होगा, मोदी जी करेंगे तो उनसे भी होगा। फिर मैं कह रहा हूं, सेना के शौर्य पे वोट मांगना और सवालों के जवाब ना देना, ये कम से कम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते आप। वो शौर्य के जो सवाल है वो सेना के, सेना
को पूरी बधाई दी जानी चाहिए। मोदी तो सारा क्रेडिट खुद ही लिए, कमांडो का कभी वर्दी पहन लेते हैं, कभी पायलट की, एयरफोर्स फाइटर की पायलट की वर्दी पहन के सारे देश में फोटो लगे हुए, देख लीजिए। क्या मतलब है भाई? आप 74 साल के व्यक्ति हो, सेना के अंदर तो फाइटिंग फिट लोग होते हैं, उनके तो आप जबरदस्ती उसको करके उसमें फोटोशॉप और पता नहीं किस किस तरह के पोस्टर सारे देश में लगाए फिरते हैं। कोई मतलब नहीं है इसका। प्रधानमंत्री देश का मुखिया होता है, आप उस तरह कंडक्ट कीजिए, आप हेड ऑफ नेशन के तौर पर काम कीजिए और हर वर्ग को दिशा दिखाइए, भ्रम मत फैलाइए। सेना की सफलता है, सेना को इसकी श्रेय लेने दीजिए, आप भी दीजिए। सेना की कहीं दुश्वारियां हैं, जाकर के साझा कीजिए, उनकी मदद कीजिए। बॉर्डर एरियाज के लोग हैं, घायल हैं, पीड़ित हैं, जाकर के मिलिए, उनके आंसू पहुंचिए। ये होता है प्रधानमंत्री का काम। ये नहीं कि वहां पर वो घायल बेचारे अभी तक वो हैं, पहलगाम के उसमें तमाम जितने लोग मारे गए, प्रधानमंत्री ने कहीं नहीं जाके देखा, जाकर बीकानेर में जाके कल भाषण फेल दिया 40 मिनट का, सारे भक्त मंडली लहलोट है, सवाल गायब, एक भी सवाल का जवाब नहीं, ये ना देंगे। अभी तक तो पुलवामा के सवाल के जवाब नहीं आए, पहलगाम के कहां से आएंगे? ये सच्चाई है आशीष भाई। सच्चाई तो इतनी है कि वो सच्चाई देश समझ पाए, सुन पाए। फाइटिंग फिट भले न हो मोदी जी, कैमरा फिट है, और कैमरे में जो फिट हो जाता है ना, वो हर जगह फिट हो जाता है। राहुल ने कल कहा ना, बड़ी कमजोर वाली नस दबाई थी कि बस पूरा जो लहू में गर्मी है सिर्फ कैमरा पे आता है, लहू गर्मी। और वो भी कैमरा अगर व्हाइट हाउस में लगा हो तो वहां कैमरे पे भी लहू में गर्मी नहीं आती, अगर व्हाइट हाउस में लगा हो कैमरा, क्योंकि वहां सामने ट्रंप रहता है, तुरंत ठंडा किया रहता है। बताओ, हद कर रखा है। खैर चलिए, ये आप 26, आज हम इस कार्यक्रम में एक बात और जोड़ दें, हम 26 कहते हैं, 26 और 16 आप 42 कहा कीजिए। ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम हुआ है 22 तारीख से और आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, पहलगाम में 26 जाने गई, ये 16 जो पुंछ में जो परिवार बर्बाद हुए हैं, तबाह हुए हैं, ये भी अलग नहीं है। ये भी उसी पाकिस्तान की कारिस्तानी है ना, उसको अलग नहीं रख सकते। उसी पाकिस्तान की कारिस्तानी है जिसने पहलगाम में 26 जाने नरसंहार की। तो ये 42 जिंदगियां हैं जिसकी परवाह नहीं है, और 42 मिनट का भाषण ठुकवा लो, मोदी है, मोदी है, मजा लीजिए, मोदी है। तो हमें इजाजत दीजिए, हम सवालों के साथ फिर आए कार्यक्रम में योगा हॉट टॉपिक विद हेमंत। नमस्कार।